एवरीवन, आप देख रहे हैं लॉरीगल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ड्राफ्ट साइबर कंप्लेंट्स पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने जो ड्राफ्ट किया है वो देखेंगे, जिससे आपको एक फेयर एग्जांपल मिल जाएगा कि अगर आपके साथ या फिर आप किसी के बिहाफ में कंप्लेंट लिखने जा रहे हैं या फिर प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। Mr. Sharad, a retired army officer living in Noida, UP, received a text message on 8/3/2022 from a person which claimed to be his bank, SBI. The contents of the message are reproduced below और यहाँ पे ये दिया हुआ है. After clicking on the link in above message, his account was debited with INR 50,000. As soon as he realized that he has been scammed, he has now approached you to help him out. ठीक है, अब आपके पास जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि मिस्टर शरद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, यूपी नोएडा में रहते हैं। उनके पास एक मैसेज आया, वो जो मैसेज था वो क्लेम कर रहा था कि वो एसबीआई से है और कंटेंट मैसेज के ये दिए हुए हैं आपको। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक, लिंक में क्लिक करने के बाद उनके अकाउंट से 50,000 रुपये की कटौती हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ स्कैम हुआ है। अब वो आपके पास आए हैं मदद के लिए। तो आंसर ये है साइबर कंप्लेंट, जो कि आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली हमने पहले बात करी थी कि हम जो कंप्लेंट अपनी करेंगे वो साइबर सेल में हो सकती है, या तो वो पुलिस स्टेशन में हो सकती है, नहीं तो ऑनलाइन हो सकती है। तो हम पुलिस स्टेशन वाली देख रहे हैं, एप्लीकेशन हम यही देख रहे हैं। टू स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये जो है कंटेंट, ये रिसीवर्स एड्रेस है। टू स्टेशन हाउस ऑफिसर, नोएडा पुलिस स्टेशन, नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद डेट जो है फॉर्मल लेटर में जैसी रहती है। सब्जेक्ट साइबर कंप्लेंट अंडर आईटी एक्ट 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अनआइडेंटिफाइड थेफ्ट फ्रॉम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो साइबर कंप्लेंट हम करने जा रहे हैं अंडर आईटी एक्ट, जो कि इनेक्ट हुआ था 2000 में, इन रिस्पेक्ट ऑफ अनआइडेंटिफाइड थेफ्ट। साथ जो अनजान चोरी हुई है उसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं। कहाँ से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट से। अब उसके बाद आप ये ऑब्वियसली ये ऐड करेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैम। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे, इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना डेजिग्नेशन देंगे और उसके अलावा आपका इशू किस चीज़ से रिलेटेड है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपने इसमें एक्सप्लेन किया है, मेरा नाम शारद है, मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, नोएडा में रहता हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर हूँ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरे रेगुलर लेन देन होते हैं। इधर पे आप फैक्ट स्टेट करेंगे कि आपके साथ एक्चुअली में हुआ क्या। तो आप इधर पे बता रहे हैं येस्टरडे, दैट इज 8/3/2020, तारीख कल की, मेरे रेसिडेंशियल होम में जब मैं था तब मेरे पास एक अननोन एसएमएस मोबाइल नंबर इतने से आया। सिंपली इसको एक्सप्लेन करें, आई वॉज एट माई रेसिडेंशियल होम, आई वॉज अप्रोच्ड बाय एन अननोन मैसेज, मोबाइल नंबर इतना, ऑन माई फोन एट 11 PM रिगार्डिंग KYC वेरिफिकेशन। तो जैसा उसमें एग्जाम्पल में हमको कहा गया है कि आपका KYC वेरिफिकेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, तो आपको फिर से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो जैसा उसमें दिया वैसे ही हम लिख देंगे कि 11 बजे मेरे पास केवाईसी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एसबीआई अकाउंट पे मैसेज आया। एसएमएस में लिखा गया था कि आपको एसएमएस पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो एनेक्शर में शो करा है, मतलब ये एनेक्शर है आपका एविडेंस। आप एविडेंस शो करेंगे कि हमें ये मैसेज आया था, उसमें ये कहा गया था। ऐसे ही मौखिक अगर आप जाके कहेंगे तो कोर्ट नहीं मानेंगे, आपको एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो एनेक्शर 1 या फिर हमारा जो सबसे एक अहम एविडेंस है उसमें हम ऐड करेंगे कि एनेक्शर 1 में अटैच्ड है, जिससे कि आप उससे रेफर कर सकते हैं। व्हेन आई क्लिक्ड ऑन द सेम लिंक आफ्टर सम सेकेंड्स, कुछ वक्त बाद ही मेरे पास एक मैसेज आया। उसमें ये लिखा था कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जो कि आपने नहीं निकाले। ऑब्वियसली आपने तो निकाले नहीं है, उसी के लिए आप साइबर कंप्लेंट कर रहे हैं।
तो आपको इधर पे अमाउंट लिखना है कितने की चोरी हुई है और उसको इनवर्ड्स में लिखना है। फिर उसके बाद ये आपको स्टेट करना है कि आपका उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड क्या हो गया था। आपने ये लिखेंगे कि एट दैट टाइम, हाँ, I did not know what happened actually, but after few thoughts I realized that I have been scammed. आप ये लिखेंगे कि आपका उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और ये स्टेट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे कि आपके अकाउंट से 50,000 डेबिट कैसे हुए, आपको ये चीज़ समझ नहीं आई। एविडेंस पैरा, इसमें आप लिखेंगे कि जब आपका दिमाग संयत हुआ, जब आपने अपना होश संभाला कि हाँ अब चले गए हैं, तब आपने देखा, तो आपको ये एविडेंस मिले। एविडेंस जो मिले हैं वो एनेक्सर 1 में एडेड हैं। तो आप ये लिखेंगे आफ्टर एनालिसिस सम एविडेंट कनेक्शन दैट हैव बीन ड्रिवन आउट। हमने एनालिसिस करने के बाद जो कनेक्शन मिले हमें कि उनसे हम किस तरीके से कनेक्ट करें, वो ये थे कि हमें जो नंबर से मैसेज आया था उसमें ये लिखा गया था कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। फिर उसके बाद जब मेरे को एसएमएस आया तो एसएमएस इस नंबर से आया हुआ था। फिर उसके बाद एक उसमें ये यूआरएल अटैच थी। तो ये सब आपको एनेक्सर में या फिर आपको क्वेश्चन या फिर आप जो केस रहेगा उसमें प्रोवाइड रहेगी, क्योंकि कोई इंसान डिलीट नहीं कर देगा उस चीज़ को। फिर उसके बाद आप अपनी कंडीशन स्टेट करेंगे कि आपको क्यों ये ज़रूरी है और आपका यानी इस केस में क्यों मेन फोकस होना चाहिए। आप कन्विंस करने के लिए ये लिखेंगे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र करा है उसके बाद, क्योंकि मंथ की शुरुआत थी तो मेरे को एक्सपेंसेस पे करने थे बहुत सारे, और उसके बाद मेरे को ये रिस्क था कि मेरे डाटा भी चोरी हुआ है। Furthermore, all the money as well as my information related to the bank as well as all my personal information are my private property and savings of my service career, which I collected by cutting my regular expenses and which were part of my income for my after retirement day to day expenses. So obviously सब लोग डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए अपने वर्किंग करियर में बजट करते हैं ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद हेल्प मिले। तो फिर आपके वो बचत का था। इसमें भी अभी भी आप अपना कंडीशन ही स्टेट करें। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड में आपने फैक्ट स्टेट किए, तीसरी में आपने एविडेंस बताए, चौथे में आपने अपनी उस चोरी के बाद की कंडीशन बताई। फिर उसके बाद आप जिधर पे कंप्लेंट कर रहे हैं उनसे ये प्रे करेंगे कि आपका एफआईआर लिखानी चाहिए कौन से सेक्शन के अंडर में। सिंस आप एक प्रोफेशनल से अपना एप्लीकेशन लिखवाएंगे या फिर एक प्रोफेशनल होके आप एप्लीकेशन लिखेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी कि आईटी एक्ट के तहत ये चीज़ जो इतने सेक्शन के अंडर में मेरा केस बनता है और एफआईआर लॉज होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि वो लोग बिज़ी रहते हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन लिखने बोल देते हैं और आप एप्लीकेशन लिख के चले आते हैं। उस टाइम आपका केस रिटर्न नहीं होता था, आपका केस एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होता है। आपने बस एक एप्लीकेशन दी है जो कि या तो उनके द्वारा फ़िक जाएगी, नहीं तो अगर वो पढ़ेंगे तो उनको अगर लेना होगा केस तो वो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो आप इसमें ये स्टेट करेंगे, ये बताएँगे कि आपकी जो कंडीशन है या आपका जो पहले तो कंडीशन हमने स्टेट करी, आपका जो कंडीशन है, दूसरा ये चीज़ कि आपके साथ जो चोरी हुई है वो किसी और के साथ भी हो सकती है और वो एक तरीके की साइबर टेररिज्म में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो आप ये स्टेट करते हुए सेक्शंस बताएँगे। Under Section 66 which are specifically related to computer offenses, तो इसमें आप ये स्टेट करेंगे कि जो आपके साथ हुआ है वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, तो आपने साइबर सेल में या फिर साइबर कंप्लेंट के लिए अप्लाई किया है। फिर 66E जिसमें ये लिखा रहता है कि पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी ऐसे ब्रीच हुई है कि आपका वो उसमें आधार कार्ड, यूआईडी, पैन कार्ड जो भी था सब एडिट था उस अकाउंट में, तो आपने आपका प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, सिंस जो बैंक था वो गवर्नमेंट बैंक था और गवर्नमेंट बैंक आर सपोज टू बी द सेफेस्ट बैंक,
जिसके कारण हम उधर पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन उसने सेफ नहीं प्ले किया, इसलिए आपका ये केस बन रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद आप लीगल प्रोविजंस बोलेंगे कि यदि आपको कोई और लीगल प्रोविजंस समझ आते हैं, तो आप प्लीज़ ऐड कर दीजिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पिन, अपना कार्ड और स्टेट बैंक से हुई जितनी भी एग्रीमेंट्स है वो सेफ रखें। और स्टेट बैंक की भी काउंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको प्राइवेसी या फिर आपके डाटा जो भी वो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो आपका लिंक करा रहा है वो उस चीज़ को सिक्योर रखे। लेकिन स्टेट बैंक ने अपने साइड का ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, वो सेफ नहीं कर पाया, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये फाइनल आप लिखेंगे या आपका एडवोकेट आपके बिहाफ में लिख रहा है, आई एज वेल एज माई क्लाइंट वुड बी वेरी मच ग्रेटफुल इफ द रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन, ऑल्सो प्लीज आस्क इफ एनी फर्दर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो इसके अलावा अगर कोई और भी असिस्टेंस चाहिए होती है, जैसे आपका टाइम का लोकेशन हो गया कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे थे, और उसके अलावा कि आपका नंबर जो है उसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं, आपके ईमेल पे कुछ मैसेज आया कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने किसी को पासवर्ड दे दिया हो, ये सब के लिए, ये सब एग्ज़ामिनेशन के लिए आप ये लिखते हैं कि अगर कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए हो, तो फिर आपको या फिर आपके लॉयर को या फिर आपके एडवोकेट को कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो फॉर्मल चीज़ें हैं, योर सिंसियरली शरद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, फ़ोन नंबर और अटैच्ड एनेक्सर जो कि हमारा एविडेंस है वो हम अटैच कर देंगे। उसके अलावा यदि कोई इंडियन पिनल कोड के, यदि कोई एविडेंस एक्ट के भी और प्रोविजंस होते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके उसी स्ट्रॉन्गनेस से आपके केस रजिस्टर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।